पिछले 2 सेशन में हम लोग देखे इंट्रोडक्शन टू सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जहां ये बताया कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग किस लिए जरूरत पड़ता है। तो बहुत समय ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, सेशन मेंटेन करना है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करना है। तो ये काम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू नहीं हो सकता। तो वहां पे किसका जरूरत पड़ता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। फिर उसका हिस्ट्री बताया कि CGI आया, फिर ASP आया, JSP आया, फिर ASP का एक एडवांस वर्जन आया ASP.NET, फिर एक डिजाइन पैटर्न आया जो कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए कुछ अलग से कोई कोड नहीं होता है, बस आप अपने एप्लीकेशन को किस तरह से अरेंज करते हैं कंपोनेंट्स को, उसको बोले MVC आया। तो ASP.NET MVC हो गया। फिर उसको और सिंप्लीफाई किया गया तो ASP.NET MVC कोर हो गया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। बाद में 2022 के आसपास में ASP.NET कोर 6 आया। कोर 6 आने से क्या हो गया कि ये ओपन सोर्स हो गया। ठीक है, मतलब वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं था। मतलब कोई भी जो तुम्हारा ASP.NET कोर 6 का जो एप्लीकेशन डेवलप करना, उसके लिए कोई खास हार्डवेयर, कोई खास सॉफ्टवेयर, कोई खास ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत नहीं था। तो अब हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग पीछे सिर्फ हिस्ट्री वगैरह बात किए, प्लस MVC के बारे में बात किए कि MVC जो डिजाइन पैटर्न है वो क्या करता है कि वो आपके जो भी कंपोनेंट्स होता है, कोई भी वेबसाइट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होता है। एक होता है प्रेजेंटेशन जो यूजर को दिखता है, एक होता है कंट्रोलर जो कि जो भी तुम्हारा इंटरेक्शन यूजर इंटरफेस के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू होगा, वो इंटरेक्शन किसके थ्रू होता है? कंट्रोलर के थ्रू होता है। आपका प्रेजेंटेशन किसके साथ इंटरेक्ट करता है? कंट्रोलर के साथ। अब फिर कंट्रोलर क्या करता है? डेटाबेस वगैरह के साथ क्या करता था? इंटरेक्शन करता था, वैलिडेशन वगैरह का काम करता था। तो वो जो डेटाबेस वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? मॉडल होता है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट में इसको MVC में अपने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया जाता है। एक होता है व्यू जो यूजर को दिखता है, एक होता है कंट्रोलर जो कि व्यू और तुम्हारा मॉडल के साथ इंटरेक्ट करता है। मॉडल जो होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, आप भी आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे उसको। और व्यू का काम क्या होता है? व्यू का काम होता है कि जो भी यूजर को दिखाना है वो व्यू। तो व्यू, मॉडल और कंट्रोलर। व्यू के थ्रू इंटरेक्शन होगा किसके साथ? कंट्रोलर के साथ। कंट्रोलर इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? अगर डेटा का जरूरत है तो मॉडल के साथ करेगा, मॉडल से डेटा लेके व्यू को देगा, व्यू क्या करेगा? फिर रेंडर करेगा। रेंडर का मतलब होता है यहाँ पे जनरेट करना, कि फिर वो डेटा को लेके उसके हिसाब से व्यू बना के आपको भेज देगा। जैसे अगर आप ऑनलाइन कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है। तो फॉर्म कौन दिया? व्यू दिया। फिर आप फॉर्म भरे, बटन पे प्रेस किए, तो पूरा डेटा को रिसीव कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। कौन करेगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर रिसीव करके उसको कहां भेज देगा? मॉडल के पास। मॉडल उसको कहां डाल देगा? डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस में डालने के बाद वो फिर बोलेगा कंट्रोलर को कि हम डेटाबेस में डाल दिए। फिर वो क्या करेगा? वो करेगा क्या कंट्रोलर कि फिर वो एक, क्योंकि तुमको इन्फॉर्म तो करेगा ना कि आपका डेटा, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ। अगर आप मान लो कि कोई फॉर्म भरे हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, ये सब चीज। तो फिर व्यू को भेज देगा इन्फॉर्मेशन कि भाई आप इस तरह का मैसेज जनरेट कर दो यूजर को, इस तरह का पेज भेज दो जिसमें ये जानकारी रहे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। और नहीं भी हुआ तो वो भी मैसेज भेजेगा कि किस रीजन से आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर डेटा भेजने का काम कौन करेगा? व्यू। व्यू बनाएगा, पूरा पेज बना के किसको दे देगा? कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर किसको भेज देगा? तुम्हारे व्यू को। जो यहां हम बताए भी थे इस डायग्राम के अंदर, देखो यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा किसको? कंट्रोलर को। कंट्रोलर डेटा कहां से लाएगा या भेजेगा? किसके थ्रू? मॉडल। मॉडल इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ, ना आपका कंट्रोलर इंटरेक्ट करेगा ना आपका व्यू इंटरेक्ट करेगा। ये फिर कंट्रोलर को डेटा भेजेगा। फिर कंट्रोलर उस डेटा को कहां भेजेगा? व्यू के पास, कि भाई वो जो डेटा भेजा है मॉडल, उसको तुम डेटा को क्या करो? दिखा दो। तो कैसे दिखाना, उसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, नहीं बनाना, वो व्यू करेगा। व्यू बना के किसको भेजेगा? कंट्रोलर को। कंट्रोलर किसको करेगा? यूजर को। यूजर कभी भी मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, यूजर कभी भी व्यू के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। मॉडल कभी भी व्यू के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, व्यू कभी भी मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। सारा किसके थ्रू होगा? कंट्रोलर के थ्रू होगा। कोई भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली काम नहीं करेगा। सिर्फ डायरेक्टली जो काम होगा वो तुम्हारा यूजर और कंट्रोलर के बीच में होगा। लेकिन अब आते हैं ASP.NET कोर 6 जो आप लोग को पढ़ना है, और सबसे लेटेस्ट अभी माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी यही है। पहले हम क्या बताए? पहले जो हमारे पास था, पहले था ASP.NET, पहले ASP था, फिर ASP.NET आया, फिर ASP.NET MVC आया, फिर ASP.NET कोर MVC आया, अब आ गया ASP.NET कोर MVC 6 बोल सकते हो उसको। ठीक है, कोर 6 है, उसमें MVC पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं। तो ASP.NET कोर MVC फ्रेमवर्क इज लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब होता है कि इसके थ्रू जो कोड जनरेट होगा, जब इसको आप कभी भी डिप्लॉय करेंगे, अब देखो कुछ कुछ टर्म्स हमेशा, अब तुम लोग पढ़ रहे हो एंड स्टेज में हो, तो कुछ कुछ टेक्निकल टर्म, जैसे बोले रेंडर। रेंडर का मतलब होता है जनरेट करना।
वैसे डिप्लॉय, डिप्लॉय एक का मतलब क्या होता है, जिसको आप इंस्टॉल बोलते हैं ना, ये आप बना लेंगे तो अपने लैपटॉप में बना लिए, अपने कंप्यूटर में बना लिए, तो ये तो रन करेगा नहीं, किसी को दिखेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे डालना पड़ेगा। तो सर्वर पे किसी भी एप्लीकेशन को डाल के उसके लिए जो भी सेटिंग्स वगैरह होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जो करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट। तो जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय करते समय कोड डालना पड़ेगा, तो कोड काफी लाइट वेट होता है, मतलब छोटा होता है। पहले क्या था कि वो बहुत एमबी कंज्यूम करता था या कुछ जीबी में चला जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब हो गया कि ये जो ASP.NET कोर्सेज टेक्नोलॉजी का जो भी कोड है वो नेट पे अवेलेबल है। तो ओपन सोर्स का दो चीज होता है, एक तो आप फ्रीली आप उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, दूसरा उस टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट बना के दे दिया दे दिया, अब अगर आपको जरूरत है तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ओपन सोर्स होता है। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, जो लिनक्स बनाया लिनक्स टोरवाल्ड, वो उसको बना के क्या किया, नेट पे डाल दिया। अब अलग अलग कंपनीज क्या करता है, जैसे तुम लोग सुना होगा रेड हैट लिनक्स होता है, फेडोरा लिनक्स होता है, काली लिनक्स होता है, सुने होगे कुछ नहीं तो काली जरूर सुना होगा। आलतू फालतू तुम लोग हैकिंग करने के लिए काली काली बच्चा लोग बहुत ज्यादा क्रेज होता है। तो ये लिनक्स क्या सब अलग अलग है, नहीं, कोर चीज कहां से उठाया है, कोर चीज उठाया है लिनक्स, तो फ्री में अवेलेबल है, वो कोड ले आया कोई भी कंपनी और अपने हिसाब से उसका यूजर इंटरफेस बना लेता है। उसमें जो एडिशनल फीचर, जैसे काली लिनक्स बोलते हैं हैकिंग के लिए बहुत सारा टूल्स प्रोवाइड करता, तो वो टूल्स कौन बना के दिया, काली कंपनी बना के दिया, समझ में आया। तो अलग अलग कंपनी उसमें अपना टूल्स बना के अपने नाम से मार्केट में लेके आता है। लेकिन बेसिक क्या होता है, कोर। आज जो आप मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है, लिनक्स ही है। क्या है, लिनक्स। उसका जो कोर है वो लिनक्स ही है। उसको क्या किया, उसको डाउनलोड किया गया और फिर उसको मोबाइल ऐप में चलने के लिए जो जो मोबाइल पे चलने के लिए जो जो उसमें कस्टमाइजेशन का जरूरत था वो कस्टमाइज किया और फिर एंड्रॉइड बना के दिया गया। एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स पे, एंड्रॉइड किस पे बेस्ड है, लिनक्स पे। एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स। अब जो भी कंपनीज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल में देता है उसमें सुनते होगे इसमें ये यूआई आता है, इसमें ये यूआई आता है, ठीक है, कि हाँ एंड्रॉइड 13 है विथ क्लीन यूआई, ठीक है, तो MI UI ऐसे करके आता है। तो ये क्या है कि वो MI कंपनी क्या किया कि ठीक है उसका जो यूजर इंटरफेस है उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत क्या किया, कस्टमाइज कर दिया, अपने हिसाब से कुछ एप्स उसमें ऐड कर दिया कि जैसे वो इंस्टॉल होगा वो एप्स उसमें पहले से रहेगा। तो ये होता है ओपन सोर्स, ये भी ओपन सोर्स है। एंड रॉबस्टली कॉन्फ़िगरेबल प्रेजेंटेशन फॉर ASP.NET कोर। अब प्लस इसको तुम अपने हिसाब से, वही क्योंकि ओपन सोर्स है तो अपने हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। It is an application framework that allow you to create a modern MVC app using MVC architecture pattern। इसके थ्रू ये एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो मॉडर्न वेबसाइट बनता है जो किस पैटर्न पे बनता है, MVC पैटर्न पे, वो आप बना सकते हैं। इट प्रोवाइड द पैटर्न बेस्ड अप्रोच फॉर डेवलपिंग डायनेमिक वेबसाइट फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि तुम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो फिक्स नहीं होगा, वो आपसे डेटा लेगा, डेटा के बेसिस पे काम करेगा, डेटा के बेसिस पे ही आपको इंटरफेस बना के देगा। तो सब कुछ क्या होगा, तुम्हारा डायनेमिक होगा। इट अलाउ टू कंप्लीट मार्कअप कंट्रोल, फैसिलिटेट ट्रेस ड्रिवन डेवलपमेंट, फ्रेंडली डेवलपमेंट एंड कॉरस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड। तो बहुत सारा चीज है। इससे पहला क्या है, इसमें मार्कअप कंट्रोल है। मार्कअप कंट्रोल मतलब HTML टैग हम लोग यूज कर सकते हैं, प्लस HTML टैग के साथ कुछ एडिशनल चीज भी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल आप HTML टैग यूज करेंगे उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स तुमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टेस्ट ड्रिवन, आप एक एक चीज बना के उसको टेस्ट करते जा सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी आज में लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स माना गया कि आप उसमें उसको क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, आप उसमें सेशन मेंटेन कर सकते हैं, आप उसके अंदर अभी जो लेटेस्ट और भी जो है नोड, रिएक्ट, वो सब भी यूज कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया हमारा कि सारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब काम करेंगे तो इसके लिए हमको कौन सा सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है विजुअल स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर, जो कि तुम 2022 वर्जन यूज कर सकते हो। 2019 में भी शायद है, लेकिन 2022 सबसे लेटेस्ट है, तो उसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहला काम ये होता है कि कभी भी अगर आपको ASP.NET MVC, एक मिनट रुक जाओ, ये अपने आप चेंज हो रहा है शायद कुछ ट्रांजिशन, हाँ एक्चुअली 2 दिन पहले कॉल आ गया था, स्कूल के टीचर है, उनको कुछ प्रेजेंटेशन बना के स्कूल में दिखाना था, तो बोले ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम लैपटॉप लेके बैठे थे, इसी का नोट्स बना रहे थे, तो हम इसी में कर करके उनको बता रहे थे कैसे ऐसे होगा, अब वही रह गया, इसलिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा था। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो खोलना पड़ेगा। कभी भी ASP.NET का आपको काम करना है, MVC का, ASP.NET कोर का, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करना है, तो ये विजुअल स्टूडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से।
उसमें 2-3 तरह का तुमको वर्जन्स मिल जाता है। एक वर्जन मिलता है आपको कम्युनिटी और एक मिलता है प्रोफेशनल। तो कम्युनिटी डाउनलोड करोगे उसके लिए कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल भी डाउनलोड कर लोगे तो पैसा देने का जरूरत नहीं है, बस उसमें सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडी बना के उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। कम्युनिटी में कोई रजिस्टर करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको कोई भी वेब ऐप बनाना है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? प्रोजेक्ट बनाने से होता है क्या है कि एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मिनिमम जो जो चीज का जरूरत होता है ये विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। मतलब आपको स्क्रैच मतलब जीरो से शुरू करने का जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारा चीज अभी बताएंगे क्या क्या चीज बन के मिलता है। बहुत सारा फाइल्स, बहुत सारा फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो पहला काम क्या है? विजुअल स्टूडियो को ओपन करना। तो अगर आपके पास इंस्टॉल रहेगा तो देखो आप यहां पे सर्च में जाकर विजुअल स्टूडियो सर्च करोगे, यहां पे आ गया। जैसे इसको ऑन करोगे इस तरह से ऑन होगा। अब यहां पे आपको अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यहीं पे देखो ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्लिक करेंगे। ये क्या करता है? ये आपको पहले से बना बनाया बहुत सारा टेम्पलेट देता है। टेम्पलेट हम लोग क्या बोले कि बहुत सारा चीज जनरेट करेगा। तो जो जनरेट करेगा उसमें क्या क्या चीज रहेगा नहीं रहेगा उसका कुछ मॉडल्स बना हुआ है। तो आप जैसा मॉडल सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फाइल्स फोल्डर जनरेट हो जाएगा। तो यहां पे जो हम लोग को सेलेक्ट करना है वो करना है ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन। ASP.NET Core MVC। तो यहां देखो बहुत सारा टेम्पलेट है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो में सिर्फ ASP का काम नहीं होता, बहुत तरह का चीज बना सकते हैं। वेब ऐप बना सकते हैं, कंसोल ऐप बना सकते हैं, वेब सर्विस बना सकते हैं, उसके बाद तुम्हारा विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह का 85 तरह का काम होता है। हम लोग को इसमें सर्च क्या करें? देखो ASP.NET Core ऐप यहां पे भी है लेकिन ये MVC नहीं है। तो आपको क्या करना है? MVC वाला सर्च करना है। एक बार अगर आप सर्च कर लेंगे तो यहां दिखने लगेगा, जैसे यहां दिख रहा है। लेकिन हम यहां से इसलिए नहीं ले रहे कि आपको बता दें कि कहां सर्च करना पड़ता है अगर यहां नहीं दिख रहा तो। देखो यहां आ गया ASP.NET Core वेब ऐप MVC आया। उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है? नेक्स्ट पे। यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। और ये प्रोजेक्ट कहां बनेगा उसका देखो ये लोकेशन बताता है। ठीक है, इसका जो फोल्डर बनेगा वो कहां बनेगा? तो बाय डिफॉल्ट कहां बन रहा? सी यूजर्स VIT सोर्स रिपोज। आप अगर इसको चेंज करना चाहेंगे नहीं हम D ड्राइव में बनाना चाहते हो तो आप कहां चले जाओ? यहां ब्राउज बटन पे, यहां से लोकेशन सेलेक्ट कर लो, माई कंप्यूटर। हम लोग E में बनाना चाहते थे, E में चले गए। इसके अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, किस नाम से? विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है, उतना अंदर जाने से अच्छा है। फिर इसको आप क्या करिए? इस फोल्डर को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। ठीक है, यहां देखो आ गया। अब जो भी बनेगा कहां बनेगा? अब यहां जो भी नाम देना, यहां पर हम लोग क्या देते हैं? फर्स्ट MVC प्रोजेक्ट। बाकी यहां कुछ भी नहीं करना है, ये सब टिक वगैरह नहीं करना है। यहां क्या करेंगे? नेक्स्ट। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान दो, यहां लिखा हुआ प्रोजेक्ट नेम और यहां क्या लिखा हुआ? सॉल्यूशन नेम। ये प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि कोई कंपनी खुल रहा, बड़ा कंपनी, क्योंकि देखो ASP.NET जो है वो बड़े इंटरप्राइजेस का जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट होता है उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। दुकान का बनाने के लिए इसका जरूरत नहीं है। वो जावा तुम्हारा बेसिक PHP या बेसिक जो JSP हो, बाकी जो नॉर्मल बेसिक टेक्नोलॉजी उससे काम हो जाता है। तो लार्ज स्केल जब प्रोजेक्ट बनता है तो कोई एक कंपनी नया खुला, एक कोई मान लो कि बहुत बड़ा कंपनी खुला, टेलीकॉम कंपनी। अब एक टेलीकॉम कंपनी जो होगा तो वो जिसको भी टेंडर देता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, वो कंप्लीट टेंडर देता है, एक चीज के लिए नहीं देगा। अब एक मान लो कि तुम्हारा कोई कंपनी है, अब उसके अंदर 4-5 तरह का प्रोसेस है। जैसे वो चाहता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाए जो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए होगा, एक सॉफ्टवेयर जो है स्टॉक को मैनेज करने के लिए होगा, एक सॉफ्टवेयर जो है उसका सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए होगा, एक सॉफ्टवेयर जो होगा उसका बिलिंग के लिए होगा। तो मान लो 4 एप्लीकेशन के लिए आपको ऑर्डर दिया। तो यहां पे सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम वो पूरा जो मेरे पास टेंडर आया वो हमको एक सॉल्यूशन देना है, मतलब कंप्लीट IT सॉल्यूशन दे देना, कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन एक होगा और उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है। क्या होता है? तो अगर 4 सॉफ्टवेयर बनाना तो हम सॉल्यूशन एक ही रखेंगे और उसके अंदर 4 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो एक पहले सॉल्यूशन बनता है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट बनता है, लेकिन बाद में चाहे तो एक सॉल्यूशन में अलग अलग प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब हम चाहे तो सॉल्यूशन का नाम अलग रख सकते हैं। जैसे मान लो हम सॉल्यूशन का नाम यहां रखना चाहते हैं कि उसका नाम मान लो मेरा है ABC इंटरप्राइजेज नाम का कंपनी का हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, और पहला जो हम काम करने जा रहे हैं वो किसका करने जा रहे हैं? उसका वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो यहां क्या लिख देंगे? वेबसाइट।
फिर दूसरा हम क्या बनाने जाएंगे, अकाउंट्स का। तो दोबारा जब हम लोग उसको रन बनाएंगे या उसी में हम लोग क्या करेंगे, अब दोबारा कैसे ऐड करेंगे बता देंगे। फिलहाल हम लोग यहां लिखते हैं फर्स्ट एमबीसी प्रोजेक्ट, नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, तो यहां पे ये पहले सॉल्यूशन बन जाएगा, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी बता देंगे आगे। फिर यहां नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे पूछता है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेगा। अभी सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क 8.0 है, तो वो यहां ऑटोमेटिक आ रहा है। कॉन्फ़िगर एचटीटीपीएस, क्यों, क्योंकि अभी हमारा वेब सर्वर वगैरह का यूज होगा, तो यहां पे टिक रहेगा, बाकी कहीं पे भी टिक अभी हम लोग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्रिएट। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये बहुत सारा चीज क्या करता है, जनरेट करता है, बहुत सारा चीज बनाता है। तो थोड़ा ये हो सकता है कि तुम्हारे कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड 35 सेकंड कभी कभी ले लेता है। हम लोग को वेट करना होगा क्योंकि ये बहुत सारा कुछ जनरेट कर रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बना रहा है, जनरेट कर रहा है चीज को। अब देखो कि जैसे ये विंडो हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट बना, कौन कौन सा फाइल बना है कैसे पता चलेगा। तो आपके पास एक साइड में विंडो आता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसका सारा डिटेल्स कहां मिलेगा, जैसे फाइल एक्सप्लोरर होता है ना, जहां सारा आपके कंप्यूटर में फाइल्स का डिटेल दिखता है। तो आपका जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, जो साइड में यहां दिखता है। और अगर वो नहीं दिखता है तो वो कहां से लाएंगे वो बता सकता है। अब देखो ये इसमें कितना सारा फाइल्स फोल्डर हमारा क्या हो गया, जनरेट हो गया। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पे, जहां पे कुछ फोल्डर्स है, ये सब फोल्डर्स है, ये सब क्या है, फोल्डर्स है। और ये दो हमारा क्या दिख रहा है, फाइल। ये दो क्या दिख रहा है, फाइल। ये सब भले आइकन फोल्डर जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सारा ऊपर से नीचे तक यहां तक क्या है, फोल्डर है। और ये दो क्या है, हमारा फाइल। इन केस अगर आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है, आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा, तो हम लोग कहां से ला सकते हैं, कभी भी अगर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं दिखता है तो व्यू में जाएंगे। अब व्यू में जाके यहां से क्या लेके आएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो आ गया यहाँ पे। तो अगर आपके विजुअल स्टूडियो में किसी कारण से गलती से क्लिक हो गया या शुरू से ही नहीं दिख रहा है, तो आप कहां से ला सकते हैं, व्यू में जाकर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ला सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन का नाम क्या दिख रहा है, एबीसी इंटरप्राइजेस। और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या दिख रहा है, फर्स्ट। और प्रोजेक्ट के अंदर सारा उसका फाइल्स है। अब हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अब इसके अंदर कोई दूसरा प्रोजेक्ट लाना है, कैसे लाएंगे, ये जो सॉल्यूशन है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहां पे जाएंगे ऐड में, कहां जाएंगे, ऐड, और यहां दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट, यहीं से न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। फिर से वही टेम्पलेट पूछेगा। इस बार सपोज तुमको इसके अंदर कोई दूसरा, अब इसका भी हम लोग को यूज आगे नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं कि तुमको एक मान लो क्लास लाइब्रेरी बनाना है, यहां से क्लास लाइब्रेरी ले लिए। नेक्स्ट, उस लाइब्रेरी का नाम दे देंगे माई लाइब्रेरी। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट और क्रिएट। देखो उसमें दूसरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट ये हो गया, और एक प्रोजेक्ट कौन हो गया, ये। तो एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी के लिए आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर का टेंडर या उसका ऑर्डर, टेंडर नहीं बोल सकते, ऑर्डर लिए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक कंपनी का काम कर रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, दूसरे किसी कंपनी काम करे उसका दूसरा सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक कंपनी के लिए जितना भी काम होगा वो एक ही सॉल्यूशन के अंदर होगा। प्रोजेक्ट को हटाना है, गलती से बन गया है तो कोई प्रोजेक्ट को हटा सकते हो, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां क्या कर देंगे, ये क्या होगा, यहां पूछेगा, ओके कर देंगे, ये सॉल्यूशन में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको भी हटाना, इसको भी रिमूव कर सकते हैं, अभी हम रिमूव नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें, ASP.NET कोर्स 6 क्या है। फिर हम लोग क्या देखें, कैसे विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करेंगे, और विजुअल स्टूडियो में कैसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं, कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन में से कोई प्रोजेक्ट को कैसे हटाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि यहां जो सारा फाइल फोल्डर्स बना ये क्यों बना है, उसका क्या काम है। तो इसको बोलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं।